नमस्कार साथियों, आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल इंडियन क्लासेस में। साथियों, आज हम बाल विकास के यहाँ पर 31 से लेकर 60 तक के प्रश्न हल करेंगे। इससे पहले मैं 1 से 30 तक प्रश्न हल करवा चुका हूँ। यदि वो वीडियो आपने नहीं देखे हैं तो उनके लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, तो आप वहाँ से जाकर वो वीडियो देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए हम आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। आज हम 31 से लेकर 60 तक के प्रश्न यहाँ पर हल करने वाले हैं। तो चलिए अपन वीडियो शुरू करते हैं। तो साथियों, हमारा 31वें नंबर का प्रश्न है, समावेशी कक्षा में किस प्रकार का या के छात्र शामिल होता है या होते हैं। ठीक है, और आपके ऑप्शन है ए केवल विशिष्ट छात्र, ऑप्शन बी सामान्य और विशिष्ट छात्र, ऑप्शन सी केवल सामान्य छात्र और ऑप्शन डी बहुभाषी और प्रतिभाशाली छात्र। तो साथियों, इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी सामान्य और विशिष्ट छात्र। ठीक है, समावेशी कक्षा का मतलब होता है जिसमें सामान्य और विशिष्ट प्रकार के बालक दोनों एक साथ पढ़ सकें। ठीक है, समावेशी विद्यालय ऐसे कक्ष का निर्माण करते हैं जिसमें सामान्य बच्चों के साथ साथ विशिष्ट बालक भी शिक्षा ग्रहण कर सकते हैं। तो इसका जो सही आंसर है वो है अपना ऑप्शन नंबर बी सामान्य और विशिष्ट बालक। तो चलते हैं अपन अगले प्रश्न की तरफ। हमारा जो 32वें नंबर का प्रश्न है, अधोलिखित में गणित संबंधी अधिगम अक्षमता को कौन सा पद परिभाषित करता है। ऑप्शन ए नीरसता संबंधी दोष, ऑप्शन बी पठन दोष, ऑप्शन सी गणना दोष या ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो आपका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी गणना दोष। ठीक है, गणना दोष गणित संबंधी अधिगम अक्षमता को परिभाषित करती है। गणना दोष से संबंधित अधिगम अक्षमता को डिसकैलकुलिया भी कहा जाता है। ठीक है, तो चलते हैं अपन अगले प्रश्न की तरफ। हमारा 33वें नंबर का प्रश्न है, समावेशीकरण की सफलता के लिए आवश्यक है। ऑप्शन ए क्षमता निर्माण अभाव, ऑप्शन बी अभिभावकों की भागीदारी का न होना, ऑप्शन सी अलगाव और ऑप्शन डी संवेदनशीलता। तो साथियों, इसका जो सही आंसर है वो है अपना ऑप्शन नंबर डी संवेदनशीलता। समावेशीकरण की सफलता के लिए संवेदनशीलता बहुत अधिक आवश्यक है। यह संवेदनशीलता समाज, समुदाय, परिवार, विद्यालय, शिक्षक तथा अन्य समकक्षी स्तर तक होनी चाहिए ताकि विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चे अपने आप को समाज से अलग ना समझें। ठीक है, तो चलते हैं अपन अगले प्रश्न की तरफ। हमारा 34वें नंबर का प्रश्न है, निम्न में से कौन सा संवेग का तत्व नहीं है। और आपके ऑप्शन है ए व्यवहारात्मक, ऑप्शन बी दैहिक, ऑप्शन सी संज्ञानात्मक और ऑप्शन डी संवेदी। तो इसका जो सही आंसर है वो है अपना ऑप्शन नंबर डी संवेदी। ठीक है, संवेदी संवेग का तत्व नहीं होता है। तो चलते हैं अपन अगले प्रश्न की तरफ। हमारा 35वें नंबर का प्रश्न है, संज्ञानात्मक क्षेत्र का सही क्रम है। और आपके ऑप्शन है ए ज्ञान, अनुप्रयोग, अवबोध, विश्लेषण, संश्लेषण, मूल्यांकन, ऑप्शन बी मूल्यांकन, अनुप्रयोग, विश्लेषण, संश्लेषण, अवबोध और ज्ञान और ऑप्शन सी मूल्यांकन, संश्लेषण, विश्लेषण, अनुप्रयोग, अवबोध और ज्ञान और आपका अंतिम ऑप्शन है ज्ञान, अवबोध, अनुप्रयोग, विश्लेषण, संश्लेषण तथा मूल्यांकन। इसका जो सही आंसर है वो है अपना ऑप्शन नंबर डी। साथियों, ब्लूम ने वर्ष 1956 में संज्ञानात्मक क्षेत्र के उद्देश्यों को पुनः क्रमशः 6 भागों में विभाजित किया है, जो ज्ञान, अवबोध, अनुप्रयोग, विश्लेषण और संश्लेषण तथा मूल्यांकन है। ठीक है, तो चलते अपन अगले प्रश्न की तरफ। हमारा 36वें नंबर का प्रश्न है, निम्न में से कौन सा अच्छे शिक्षण की विशेषता नहीं है। और आपके ऑप्शन है ए स्वेच्छाचारी, ऑप्शन बी जनतांत्रिक, ऑप्शन सी सहानुभूतिपूर्ण और ऑप्शन डी वांछनीय सूचनाएं देने वाला। तो साथियों, इसका जो सही आंसर होगा वो है अपना ऑप्शन नंबर ए स्वेच्छाचारी। ठीक है, तो चलते हैं अपन अगले प्रश्न की तरफ। हमारा 37वें नंबर का प्रश्न है, अभिप्रेरणा का प्रत्याशा सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया है। और आपके ऑप्शन है विक्टर ब्रूम, ऑप्शन बी मास्लो, ऑप्शन सी हर्ज़बर्ग तथा ऑप्शन डी स्किनर। तो साथियों, हमारा इसका जो सही आंसर है वो है अपना ऑप्शन नंबर ए विक्टर ब्रूम। ठीक है, इस सिद्धांत के अंतर्गत व्यक्ति अपने कार्य का चयन स्वयं करता है
तो चलते हैं अपन अगले प्रश्न की तरफ। हमारा 38वें नंबर का प्रश्न है, अग्रिम व्यवस्थापक प्रतिमान किस परिवार से संबंधित है? ऑप्शन ए वैयक्तिक, ऑप्शन बी सामाजिक अंतःक्रिया, ऑप्शन सी सूचना प्रक्रियाकरण और ऑप्शन डी व्यवहार परिमार्जन। तो साथियों, इसका जो सही आंसर है वो है अपना ऑप्शन नंबर सी सूचना प्रक्रियाकरण। ठीक है, तो चलते हैं अपन अगले प्रश्न की तरफ। हमारा 39वें नंबर का प्रश्न है, कौशलों के स्थानांतरण के लिए कौन सा उपयोगी है? ऑप्शन ए कौशल अंतरण एक गति है ना कि एक उद्देश्य, ऑप्शन बी रेखीय अभिक्रम, ऑप्शन सी शाखीय अभिक्रम और ऑप्शन डी तैयारी और अर्जन। तो साथियों, इसका जो सही आंसर है वो है अपना ऑप्शन नंबर ए कौशल अंतरण एक गति है ना कि एक उद्देश्य। ठीक है, कौशल का मतलब क्या होता है? कौशल का अर्थ होता है कोई भी जटिल कार्य जिसको बड़ी आसानी और दक्षता से सुगमता से किया जा सके, वो कौशल कहलाता है। ठीक है, जैसे कार चलाना एक कौशल है, आशुलिपि में लिखना एक कौशल है। ठीक है, ये सभी कौशल के उदाहरण होते हैं। ठीक है, तो चलते हैं अपन अगले प्रश्न की तरफ। हमारा 40वें नंबर का प्रश्न है, निम्न में से कौन सा शिक्षण का सूत्र नहीं है? ऑप्शन ए सरल से कठिन की ओर, ऑप्शन बी अनिश्चित से निश्चित की ओर, ऑप्शन सी दृश्य से अदृश्य की ओर और ऑप्शन डी निगमन से आगमन की ओर। तो साथियों, इसका जो सही आंसर है वो है अपना ऑप्शन नंबर डी निगमन से आगमन की ओर। ठीक है, तो चलते हैं अपन अगले प्रश्न की तरफ। हमारा 41वें नंबर का प्रश्न है, सूक्ष्म शिक्षण चक्र का प्रथम पद होता है? और ऑप्शन ए प्रतिपुष्टि, ऑप्शन बी शिक्षण, ऑप्शन सी योजना बनाना और ऑप्शन डी प्रस्तावना। तो साथियों, इसका जो सही आंसर है वो है अपना ऑप्शन नंबर सी योजना बनाना। सूक्ष्म शिक्षण चक्र का प्रथम पद योजना बनाना ही होता है। ठीक है, तो चलते हैं अपन अगले प्रश्न की तरफ। हमारा 42वें नंबर का प्रश्न है, निम्न में से कौन सा अवबोध स्तर के शिक्षण शामिल है? ऑप्शन ए पृथक्करण, ऑप्शन बी अनुप्रयोग, ऑप्शन सी तुलना और ऑप्शन डी अन्वेषण। तो साथियों, इसका जो हमारा सही आंसर है वो है अपना ऑप्शन नंबर डी अन्वेषण। ठीक है, बोध स्तर के शिक्षण व्यवस्था को निम्नलिखित चरणों में विभाजित किया गया है, जिसमें पहला है अपना अन्वेषण, दूसरा है प्रस्तुतिकरण, तीसरा है आत्मीकरण तथा परिपाक और चौथा है वर्णन तथा अभिव्यक्तिकरण। ठीक है, तो ये 4 इसके चरण हैं, इनको आप याद कर लीजिएगा। तो चलते हैं अपन अगले प्रश्न की तरफ। हमारा 43वें नंबर का प्रश्न है, शैक्षिक सुधारों में प्रभावी विकेंद्रीकरण तभी संभव होगा? ए जब खंड व संकुल संदर्भ केंद्रों की भागीदारी बढ़े, पॉइंट नंबर बी स्थानीय संदर्भ व्यक्ति उपलब्ध हो, पॉइंट नंबर सी अध्यापकों के पास संसाधन और प्रासंगिक सामग्री भी मौजूद हो। तो इसके जो ऑप्शन है आपके वो ऑप्शन नंबर ए और सी, ऑप्शन बी ए और बी, ऑप्शन सी बी और सी और ऑप्शन डी ए बी और सी। तो इसका जो सही आंसर है वो है अपना ऑप्शन नंबर डी ए बी सी, यानी शैक्षिक सुधारों में प्रभावी विकेंद्रीकरण तभी संभव होगा जब ये तीनों ही शामिल होंगे। ठीक है, तो चलते हैं अपन अगले प्रश्न की तरफ। हमारा 44वें नंबर का प्रश्न है, एक छात्र पढ़ रहा है, उसका नाम लेकर किसी ने बुलाया, निम्न में से किस संवेदना द्वारा वह छात्र अपनी अनुक्रिया प्रकट करेगा? और आपके ऑप्शन है दृष्टि संवेदना, ऑप्शन बी स्पर्श संवेदना, ऑप्शन सी ध्वनि संवेदना और ऑप्शन डी प्रत्यक्षणा संवेदना। तो मित्रों, इसका जो सही आंसर होगा वो होगा अपना ऑप्शन नंबर सी ध्वनि संवेदना। ठीक है, ज्ञानेंद्रियों के द्वारा व्यक्ति पर होने वाले प्रभाव को संवेदना कहा जाता है। ठीक है, मान के चलिए यदि कोई छात्र पढ़ रहा है और उसका किसी ने नाम लिया, नाम लेकर उसको किसी ने पुकारा, तो सर्वप्रथम वो हाँ में ही जवाब देगा, मतलब ध्वनि संवेदना ही प्रकट करेगा। ठीक है, तो ये प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा। तो चलते हैं अपन अगले प्रश्न की तरफ। हमारा 45वें नंबर का प्रश्न है, पियाजे के सिद्धांत के अनुसार प्राक संक्रियात्मक अवस्था की अवधि क्या है? और आपके ऑप्शन है ए 4 से 8 साल, ऑप्शन बी जन्म से 2 साल, ऑप्शन सी 2 से 7 साल तथा ऑप्शन डी 5 से 8 साल।
तो इसका जो सही आंसर है मित्रों वो है अपना ऑप्शन नंबर सी 2 से 7 साल। ठीक है। पियाजे के अनुसार बालक का संज्ञानात्मक विकास 4 अवस्थाओं से होकर गुजरता है, जिसमें पहला है संवेगात्मक गमन अवस्था जो कि जन्म से 2 वर्ष तक रहती है। दूसरा है प्राक संक्रियात्मक अवस्था जो कि 2 से 7 वर्ष तक रहती है। ठीक है। तीसरा है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था जो 7 से 11 वर्ष तक रहती है। चौथा है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था जो कि 11 से 15 वर्ष तक रहती है। ठीक है। इस प्रकार प्राक संक्रियात्मक अवस्था 2 से 7 वर्ष तक की होती है। ठीक है। तो चलते हैं अपन अगले प्रश्न की तरफ। हमारा 46वें नंबर का प्रश्न है, निम्न में से कौन सी बाद की अवस्था के बौद्धिक विकास की विशेषता नहीं है? और आपके ऑप्शन है ए भविष्य की योजना की सूझबूझ, ऑप्शन बी विज्ञान की काल्पनिक कथाओं में अधिक रुचि, ऑप्शन सी बढ़ती हुई तार्किक शक्ति और ऑप्शन डी काल्पनिक भयों का अंत। तो साथियों इसका जो सही आंसर है वो है अपना ऑप्शन नंबर ए भविष्य की योजना की सूझबूझ। भविष्य की योजना की सूझबूझ बाल्यावस्था के बाद की अवस्था अर्थात किशोरावस्था की बौद्धिक विशेषता नहीं है, क्योंकि किशोरावस्था में बालक अपने भविष्य की योजनाओं के प्रति चिंतित रहता है, जिसके कारण वह तनाव में रहता है। वह अपने भविष्य की योजनाओं के प्रति सूझबूझ प्रदर्शित करता है। ठीक है। तो चलते हैं अपन अगले प्रश्न की तरफ। हमारा 47वें नंबर का प्रश्न है, इनमें से कौन मनोवैज्ञानिक भाषा विकास से संबंध है? ऑप्शन ए पावलोव, ऑप्शन बी बिने, ऑप्शन सी चोमस्की और ऑप्शन डी मास्लो। तो साथियों इसका जो सही आंसर है वो है अपना ऑप्शन नंबर सी चोमस्की। ठीक है। नोआम चोमस्की भाषा विकास से संबंधित मनोवैज्ञानिक हैं। ठीक है। तो चलते अपन अगले प्रश्न की तरफ। हमारा 48वें नंबर का प्रश्न है, थार्नडाइक ने अपने सिद्धांत को किस शीर्षक से सिद्ध किया? ऑप्शन ए संज्ञानात्मक अधिगम, ऑप्शन बी अधिगम के प्रयास एवं भूल, ऑप्शन सी संकेत अधिगम और ऑप्शन डी स्थान अधिगम। ठीक है। तो साथियों इसका जो सही आंसर है वो है अपना ऑप्शन नंबर बी अधिगम के प्रयास एवं भूल। ठीक है। इस सिद्धांत को संबंधवाद या उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत भी कहा जाता है। ठीक है। तो चलते हैं अपन अगले प्रश्न की तरफ। हमारा 49वें नंबर का प्रश्न है, गिरोह अवस्था किस आयु वर्ग एवं विलंब विकास से संबंधित है? और आपके ऑप्शन है ए 16 से 19 वर्ष एवं नैतिकता, 3 से 6 वर्ष एवं भाषा, 8 से 10 वर्ष एवं सामाजिकरण और ऑप्शन डी 16 से 19 वर्ष एवं संज्ञानात्मक। तो मित्रों इसका जो सही आंसर है वो है अपना ऑप्शन नंबर सी 8 से 10 वर्ष एवं सामाजिकरण। 8 से 10 वर्ष की आयु में बालक अपने समूह का सक्रिय सदस्य बना रहता है, जो किशोरावस्था में चरम पर पहुंच जाता है। ठीक है। गिरोह अवस्था सामाजिकरण से संबंधित होता है। तो चलते अपन अगले प्रश्न की तरफ। हमारा 50वें नंबर का प्रश्न है, पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की तृतीय अवस्था निम्न में से कौन सी है? ऑप्शन ए औपचारिक संक्रियावस्था, ऑप्शन बी पूर्व संक्रियावस्था, ऑप्शन सी मूर्त संक्रियावस्था और अंतिम ऑप्शन डी संवेगात्मक गामक अवस्था। तो इसका जो सही आंसर है मित्रों वो है अपना ऑप्शन नंबर सी मूर्त संक्रिया अवस्था। ठीक है। पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की तृतीय अवस्था को मूल संक्रिया अवस्था कहा जाता है। यह अवस्था 7 से 11 वर्ष तक की होती है। इस अवस्था में बालक मूर्त वस्तुओं से संबंध में चिंतन प्रारंभ कर देता है। ठीक है। वह वस्तुओं में अंतर और तुलना भी कर सकता है। तो चलते अपन अगले प्रश्न की तरफ। हमारा 51वें नंबर का प्रश्न है, निम्न में से अधिगम में योगदान देने वाले मनोवैज्ञानिक कारकों में कौन सा शामिल नहीं है? ऑप्शन ए अधिगम की इच्छा, ऑप्शन बी प्रेरणा, ऑप्शन सी रुचि तथा ऑप्शन डी विषय वस्तु का स्वरूप। तो मित्रों इसका जो सही आंसर है वो है अपना ऑप्शन नंबर डी विषय वस्तु का स्वरूप। ठीक है। तो चलते हैं अपन अगले प्रश्न की तरफ। हमारा 52वें नंबर का प्रश्न है, निम्न में से सामाजिक मूल्य कौन सा है? आपके ऑप्शन है ए सहायतापरक व्यवहार, ऑप्शन बी प्राथमिक लक्ष्य, ऑप्शन सी मूल प्रवृत्ति, ऑप्शन डी आक्रामकता की आवश्यकता।
तो मित्रों इसका जो सही आंसर है वो है अपना ऑप्शन नंबर ए, सहायतापरक व्यवहार। ठीक है, तो चलते हैं अपन अगले प्रश्न की तरफ। हमारा 53वें नंबर का प्रश्न है, पश्य अन्वेषण तथा साधन साक्ष्य विश्लेषण निम्न में से किसके उदाहरण हैं? ऑप्शन ए स्वतः शोध, ऑप्शन बी एल्गोरिदम, ऑप्शन सी मानसिक वृत्ति और ऑप्शन डी प्रकार्यात्मक। तो इसका जो सही आंसर है साथियों वो है ऑप्शन नंबर ए, स्वतः शोध। ठीक है, तो चलते अपन अगले प्रश्न की तरफ। हमारा 54वें नंबर का प्रश्न है, सीखने के वक्र अभ्यास द्वारा सीखने की मात्रा, गति और प्रगति की सीमा को ग्राफ पर प्रदर्शित करते हैं, यह किसने कहा है? ऑप्शन ए स्किनर, ऑप्शन बी रॉस, ऑप्शन सी गेट्स व अन्य और ऑप्शन डी एमएल बिग्गी। तो मित्रों इसका जो सही आंसर है वो है अपना ऑप्शन नंबर सी, गेट्स व अन्य। ठीक है, तो चलते अपन अगले प्रश्न की तरफ। हमारा 55वें नंबर का प्रश्न है, निम्न में से कौन सा थार्नडाइक के अधिगम के प्राथमिक नियमों में शामिल नहीं है? ऑप्शन ए सहचर्यात्मक स्थानांतरण का नियम, ऑप्शन बी अभ्यास का नियम, ऑप्शन सी प्रभाव का नियम और ऑप्शन डी तत्परता का नियम। तो साथियों इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, साहचर्यात्मक स्थानांतरण का नियम। ठीक है, ई एल थार्नडाइक ने अधिगम के 3 प्रमुख नियम तथा 5 गौड़ नियम दिए हैं, जो मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ। मुख्य नियम जो है वो है पहला अभ्यास का नियम, दूसरा है प्रभाव का नियम और तीसरा है तत्परता का नियम। और जो गौड़ नियम दिए हैं वो उनमें पहला है बहुअनुक्रिया का नियम, दूसरा है मनोवृत्ति का नियम, तीसरा है आंशिक क्रिया का नियम, चौथा है सादृश्यता का नियम और पांचवा है सहचर्यात्मक रूपांतरण का नियम। ठीक है, इनको आप याद कर लीजिएगा। तो चलते हैं अपन अगले प्रश्न की तरफ। अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत किसके अनुकूलन पर बल देता है? और आपके ऑप्शन है ए तर्क, ऑप्शन बी व्यवहार, ऑप्शन सी चिंतन तथा ऑप्शन डी अभिप्रेरणा। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, व्यवहार। ठीक है, तो चलते अपन अगले प्रश्न की तरफ। हमारा 57वें नंबर का प्रश्न है, क्रिया प्रसूत अनुबंध का दूसरा नाम है। यहाँ पर क्रिया है, क्रिया प्रसूत अनुबंध का दूसरा नाम है। ऑप्शन ए समीपस्थ अनुबंध, ऑप्शन बी नैमित्तिक अनुबंध, ऑप्शन सी प्राचीन अनुबंध और ऑप्शन डी चिन्ह अनुबंध। तो मित्रों इसका जो सही आंसर है वो है अपना ऑप्शन नंबर बी, नैमित्तिक अनुबंध। ठीक है, तो चलते हैं अपन अगले प्रश्न की तरफ। हमारा 58वें नंबर का प्रश्न है, निम्न में से कौन सी अधिगम की एक विशेषता नहीं है? ऑप्शन ए अधिगम का अवलोकन प्रत्यक्ष रूप से किया जाता है, ऑप्शन बी अधिगम व्यवहार में अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन है, ऑप्शन सी अधिगम प्राणी की अभिवृद्धि है और ऑप्शन डी अधिगम एक लक्ष्योन्मुख प्रक्रिया है। तो मित्रों इसका जो सही आंसर है वो है अपना ऑप्शन नंबर ए, अधिगम का अवलोकन प्रत्यक्ष रूप से किया जाता है। ठीक है, तो चलते हैं अपन अगले प्रश्न की तरफ। हमारा 59वें नंबर का प्रश्न है, निम्न में से कौन सा अधिगम के पठार का कारण नहीं है? ऑप्शन ए प्रेरणा की सीमा, ऑप्शन बी विद्यालय का असहयोग, ऑप्शन सी शारीरिक सीमा तथा ऑप्शन डी ज्ञान की सीमा। तो इसका जो सही आंसर है मित्रों वो है अपना ऑप्शन नंबर बी, विद्यालय का असहयोग। ठीक है, तो चलते हम आज के अंतिम प्रश्न की तरफ। हमारा 60वें नंबर का प्रश्न है, जो कि हमारा आज का अंतिम प्रश्न है, अधिगम अनुभव और प्रशिक्षण के परिणाम स्वरूप व्यवहार में परिवर्तन है, यह कथन किसके द्वारा दिया गया है? ऑप्शन ए गेट्स व अन्य, ऑप्शन बी मॉर्गन और ग्रीलैंड, ऑप्शन सी स्किनर और ऑप्शन डी क्रॉनबेक। तो मित्रों इसका जो सही आंसर है वो है अपना ऑप्शन नंबर ए, गेट्स व अन्य। अधिगम अनुभव और प्रशिक्षण के परिणाम स्वरूप व्यवहार में परिवर्तन का जो कथन है वो गेट्स व अन्य ने ही दिया है। ठीक है, तो साथियों आज का हमारा वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा, जिससे आने वाले नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। ठीक है, और इस वीडियो को उन दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें जो तैयारी कर रहा हो कंपटीशन एग्जाम की, लाइक संविदा शिक्षा टेट, यूपी टेट, सी टेट। तो उनके साथ ये वीडियो जरूर शेयर कर दीजिएगा, जिससे उनका भी भला हो सके। ठीक है, मैं ऐसे ही इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए लेकर आता रहता हूँ। तो जल्दी मिलते हैं अपन अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।